वाले बजट से निवेशकों को निराशा नहीं मिलेगी। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सोशल वेलफेयर पर खर्च बढ़ाने के बावजूद फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। डिटेल समझते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी बताइए, निवेशकों को निराशा नहीं होगी, इसका क्या मतलब है? दरअसल बजट को लेकर सबसे ज़्यादा निगाहें जिस बात पर टिकी रहती हैं, आज उस पर से मैं पर्दा हटाने वाला हूं। दरअसल जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बजट से निवेशकों को किसी भी तरह की कोई निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि निवेशकों की सबसे ज़्यादा नज़र होती है कि सरकार वित्तीय अनुशासन, जिसको फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं, फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं, उस पर सरकार कितनी कायम है। तो जो अलग अलग सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार इस पर बिल्कुल कायम रहेगी, वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं करेगी। यहाँ तक कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा जो सबसे ज्यादा केंद्र में रहता है, वो अंतरिम बजट में सरकार ने जो 5.1% का रखा था, वो 5.1% तो बरकरार ही रहेगा। और कुछ हद तक ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद ये 5.1 से घट भी जाए। घट करे कितना हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन अटकल है कि शायद ये घट करके 5.1 से कम 5% तक लाया जा सकता है फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा। ये अपने आप में बड़ी बात होगी, इस मायने में कि सरकार वित्तीय अनुशासन पे बनी हुई है और अनाप शनाप खर्चा नहीं करेगी, सरकार का खजाना भरा पूरा रहेगा। और इस फिस्कल डेफिसिट को घटाने के पीछे दरअसल 2-3 खास वजह है। पहली बात तो यह है कि रिजर्व बैंक से आपने देखा ही 2.1 लाख करोड़ रुपए का बम्पर डिविडेंड मिला, जो कि उम्मीद से दोगुने से ज्यादा था। डायरेक्ट टैक्स की वसूली में अब तक 23% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। अप्रैल मई में जीएसटी की वसूली 11% से ज्यादा बढ़ चुकी है, पिछले साल की इसी अवधि से तुलना कर रहा हूं। और इन सब के बीच सब्सिडी में बहुत ज्यादा खर्च होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, ऑयल सब्सिडी हो। तो दूसरे मुद्दों पर जैसे होम लोन सब्सिडी हो, वहां पे थोड़ी बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार फिस्कल डेफिसिट के आंकड़ों को मेंटेन करके रखेगी। हो सकता है इसमें कटौती भी कर दे और कोई ऐसे भी बदलाव नहीं करेगी जिससे निवेशकों को कोई मायूसी हाथ लगे। तो ये बजट मुझे लगता है कि इस मायने में बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। ई कॉमर्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी, गिग वर्कर्स के लिए बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं। हमें जानकारी मिली है कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक्सीडेंटल और मेडिकल इंश्योरेंस का तोहफा मिल सकता है। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक। बिल्कुल, देखिए, जो ऐसे कर्मचारी जो अस्थायी होते हैं, टेम्पररी होते हैं, उनके लिए अभी तक कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। लिहाजा इस बार बजट में सरकार इनके लिए एक बड़े कदम का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार सोशल सिक्योरिटी फंड के गठन का ऐलान कर सकती है, जिसके जरिए उन्हें मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी उनको मिल सकेगा। इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि ये कंट्रीब्यूटरी फंड होगा, जिसमें जो कर्मचारी होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा, एग्रीगेटर जिस प्लेटफॉर्म पे वो लोग काम करते हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा, और साथ ही साथ सरकार भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी ताकि उनको इस तरह के एक्सीडेंटल और मेडिकल बेनिफिट्स मिल सकें। इसके लिए जो मेडिकल बेनिफिट्स के लिए जो ईएसआईसी है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसे संस्था से उनको मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ फैसिलिटी जो राज्य सरकार कर्मचारी और खासतौर से जो रेगुलर कर्मचारी होते हैं उनको मिलती है, क्योंकि उनका प्रीमियम रेगुलरली जमा होता है। लेकिन ऐसे वर्कर जिनका प्रीमियम रेगुलरली जमा नहीं होता, उनको इस सोशल सिक्योरिटी फंड के जरिए पेमेंट किया जाएगा और उनको ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, डेथ और डिसेबिलिटी कवर जैसी चीजें उनको मिल सके। तो ये एक बड़ा फैसला इस बार बजट में किया जा सकता है। लेबर जो कोड है, जिसके तहत सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 है, उसमें इस तरह का प्रपोजल है, लेकिन इस बार सरकार उसको अमली जमा पहनाने की तैयारी कर सकती है। इस बार बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है। शुक्रिया आलोक। और बजट आने से अब चंद दिन ही बचे हैं, ऐसे में सभी की नजरें वित्त मंत्री पर टिकी है। बजट में क्या कर सकती हैं वित्त मंत्री, इस पर एक्सिस सिक्योरिटीज में रिपोर्ट निकाली है। क्या है रिपोर्ट में, बता रहे हैं यतीन मोहता। देखिए, हर दिन हम एक बजट के ऊपर ब्रोकरेज रिपोर्ट का व्यू ले आते हैं, और आज अगर हम बात करें एक्सिस सिक्योरिटीज़ की, तो इनका मानना है कि जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो काफ़ी
स्मूथ रहने वाला है इस टाइम, क्योंकि आरबीआई से स्पेशल डिविडेंड भी आया है और टैक्स कलेक्शन काफ़ी बॉयंट रहे हैं। तो FY25 के लिए मान के चलिए 5.1% के आसपास का फिस्कल डेफिसिट अनुमानित है और अगले साल का टारगेट सरकार 4.5% के आसपास रख सकती है और किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ नहीं होना चाहिए। और हमने देखा है कि ज़्यादातर ब्रोकरेज फिस्कल डेफिसिट करंट ईयर का 5% और अगले साल का 4.5% मान के चल रहे हैं। इसके अलावा फोकस जो है केपेक्स पे चलता रहेगा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है यहाँ केपेक्स अभी भी लैगिंग है। तो सरकार की कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जॉब क्रिएशन के लिए केपेक्स की जो लागत है उसको बढ़ाया जाए और खास करके रूरल मार्केट्स में अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में सरकार एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकती है। इस साल रोड रेलवेज ऑब्वियसली फोकस एरियाज तो रहेंगे ही और यहाँ आवंटन साल दर साल बेसिस पे 10 से 15% बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम रूरल मार्केट्स की बात करें, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, तो क्लियरली सरकार का ये टाइम का फोकस उस पर्टिकुलर सेगमेंट्स पे रह सकता है। और जॉब क्रिएशन की बात करें तो उनके स्पेसिफिक सेक्टर्स में भी आपको बढ़त देखने को मिलेगी, ऐसा एक्सिस का मानना है। टॉप पिक्स की बात करें बजट के लिए तो जहां तक कि एक्सिस सिक्योरिटीज का सवाल है, इनको लगता है हीरो मोटोकॉर्प, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, एनटीपीसी जैसे लार्ज कैप काउंटर्स में खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा मिड कैप में उनको जो पसंद आ रहे हैं स्टॉक्स, उनमें प्राज इंडस्ट्रीज, आइनॉक्स विंड, जे कुमार इंफ्रा, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स और वी-मार्ट जैसे काउंटर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरे काउंटर्स जहां उनका कवरेज नहीं है या M&M रूरल थीम पे, पावर ग्रिड पावर सेगमेंट में वाटेक, वाबाग, BEL, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में भी अच्छा अट्रैक्शन है, तो ये 3-4 वो स्टॉक्स हैं जहां वो अपने कवरेज के बाहर भी स्टॉक्स को पसंद कर रहे हैं। और अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोश देखने को मिला। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप सभी नए शिखर पर बंद हुए हैं। निफ्टी ने इंट्राडे में 24,653 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने है और पढ़ते हैं आगे। हीलियस इंडिया के CEO दिनशो ईरानी का कहना है कि आगे चलकर मैन्युफैक्चरिंग में बड़े मौके बन सकते हैं। रूरल में ग्रीन शूट्स आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि सिटीज वगैरह में, A1 टाउन्स वगैरह में, वहां पे थोड़ा अभी नमी आ रही है और उसके चलते हमें लग रहा है कि FMCG में अभी भी पेन बाकी है। आवर सेक्टर पर से हमें काफी हद तक पसंद है, क्योंकि हमें लग रहा है कि वही एक जैसे मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग में दैट वुड हैव टेकन अप अ बिग वेट। पर अगर आप हिस्टोरिक वैल्यूएशन से कंपेयर करें इनको तो काफी हद तक ये भी काफी ओवर प्राइस्ड हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें सिलेक्टिवली स्टॉक्स पसंद है। और जो दो आपने नाम लिए वो तो मेनली उनके फाइनेंशियल्स में ही आते हैं, तो इसलिए वहां पे हमें अभी कंफर्ट नहीं है कि जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज काफी हद तक एक्सपोज्ड है इनकी इन बुक्स में, तो इसलिए वहां पे थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा करना है बिफोर टेकिंग अ कॉल ऑन दीज टू स्टॉक्स दैट यू मेंशन। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका क्यों लगा, इसे लेकर लखनऊ में बीजेपी के बड़े नेताओं ने मंथन किया। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई नेता मौजूद थे। समीक्षा बैठक में CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही। उन्होंने अति आत्मविश्वास को पार्टी की हार की वजह बताया। साथ ही पार्टी में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को किसी भी तरह से बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी सभी 10 की 10 सीटें जीतेगी। तो विश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। विधानसभा को चुनाव भी जिताया, नगर निकायों में भारी सफलता प्रदान कराई, सर्वाधिक चेयरमैन और सर्वाधिक पार्षद भी जिताए और आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में भी विजय पताका भारतीय जनता पार्टी ने अपना गाड़ने का काम किया था। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा।
बीजेपी की बैठक में जेपी नड्डा ने चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष भ्रम फैलाने की साजिश में सफल हो गया। इसका असर चुनावों पर पड़ा कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान पर आघात होगा, संविधान को हम तोड़ मरोड़ देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम का इतिहास किसका है? और मैं चाहूंगा कि आगे आप ये बात जन जन तक पहुंचाएं। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार कह दिया कि प्रधानमंत्री का चुनाव गलत है और गलत के साथ साथ उनको प्रधानमंत्री के पद पर रहना नहीं चाहिए, तो वो संविधान बदल देते हैं? बीजेपी के मंथन में क्या निकला समाधान और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी है चुनौती? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। मध्य प्रदेश में फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इससे पहले 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुंबई पहुंचे, जहां पर उन्होंने 200 से ज़्यादा कारोबारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता दिया। यहां पर अलग अलग क्षेत्रों के 25 उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री यादव ने 1-to-1 मुलाकात भी की। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात की हमारे सहयोगी विपिन भट्ट ने। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और देश प्रगति की राह पर काफ़ी तेज़ी के साथ अग्रसर है। 2047 तक का हम एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसमें हर कोई अपना योगदान देना चाहता है। राष्ट्र आगे बढ़ा तो उसके सारे नागरिक आगे बढ़ेंगे और इस रेस में कह लीजिए या इस योगदान में कोई पीछे रहना नहीं चाहता और राज्यों की भी इसमें अपनी भागीदारी है। तो आज ऐसे एक राज्य की बात करेंगे जो देश का दिल माना जाता है और हम देखते हैं कि इन दिनों सभी राज्यों में एक परंपरा है इन्वेस्टर समिट की और हो भी क्यों ना, हर कोई चाहता है कि वो भी इस जो विकास की यात्रा है उसमें भागीदार बने। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही इन्वेस्टर समिट हो रहा है, लेकिन इस बार स्टाइल थोड़ी बदली हुई है, चीज़ें थोड़ी बदली हुई हैं और प्रदेश का नेतृत्व भी अब नए हाथों में है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहन यादव से, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। तो आपका मुंबई प्रवास और जैसा मैंने कहा इन्वेस्टर समिट, उसी सिलसिले में उद्योगपतियों से मुलाकात, पहले तो यही जानना चाहूँगा कैसी रही है मुलाकात? बहुत अच्छी हुई, संतोषप्रद हुई। मुझे इस बात का संतोष है कि उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश की संभावनाओं पर विश्वास किया है, हमारे आह्वान पे बड़ी संख्या में आए हैं और बड़े समाज जैसे जिस ढंग से निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं। इन्वेस्टर समिट तो 20 तारीख को है, लेकिन उसके पहले बड़े पैमाने पर अलग अलग सेक्टर को लेकर के बहुत उत्साह का वातावरण है। चलिए, बढ़िया है। एक प्रश्न मेरे मन में था जब से मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात होगी, और वो ये कि इन्वेस्टर समिट पूरे देश में अब राज्यों की परंपरा ही हो गई है। हर कोई चाहता है कि उनके यहाँ बड़ी इंडस्ट्री आए, बड़े उद्योगपति आए। आपने एक इनिशिएटिव लिया है जो काफ़ी हटके है, जो चर्चा का विषय भी है, कि आपने इसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया है। अमूमन शहर के या राज्य के किसी एक बड़े शहर में ये होता है, लेकिन आपने अब इसको हर अलग अलग ज़िलों में, संभागों में बांटा है। इस सोच के पीछे क्या है और ये कितनी कारगर साबित हो रही है? देखिए, दोनों बातें हैं। हमारी अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति होगी। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में अब ये जरूर बताना चाहूँगा कि हमारा भौगोलिक दृष्टि से देश का दूसरे नंबर का बड़ा राज्य है और छत्तीसगढ़ था तब तो हम अकेले ही बहुत बड़े थे। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हर एक क्षेत्र की अलग अलग वहाँ की आवश्यकता भी और वहाँ की विशेषता भी। तो स्वाभाविक रूप से हर सेक्टर में जाकर के जब इसकी बात करते हैं तो उद्योग निवेश को लेकर के उद्योगपतियों को भी आना जाना होता है और निवेश की संभावनाओं पे भी लोगों का ध्यान जाता है और मुझे लगता है कि इसका लाभ मिलेगा प्रदेश में। इसलिए इसको हमने विकेंद्रीकृत व्यवस्था की है और हमने एक और काम किया है कि केवल कागज़ पे हाँ ना करना, कागज़ पे अनाउंस करना, इसके बजाय ठोस धरातल पे काम हो, जिसके आधार पर पिछली जो हमारी समिट हुई उसमें कई सारे रिजल्ट आए, अच्छे सकारात्मक परिणाम आए। अगली भी सब इसी प्रकार से होगी। इसलिए जबलपुर, सागर, रीवा, ग्वालियर, भोपाल, ऐसे क्रम से हम सब दूर करने वाले हैं। नहीं, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि सभी शहरों की भागीदारी उसमें है, उससे बेहतर क्या होगा। एक सवाल जो है मुख्यमंत्री साहब वो ये कि इस समय देश के लगभग सभी राज्य इन्वेस्टर समिट करते हैं। मध्य प्रदेश के पास ऑफरिंग में ऐसा क्या है वो जो उन्हें दूसरे राज्यों से अलग बना रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी संभावना है। एक तो देश का सेंटर है,
तो भौगोलिक दृष्टि से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी को भी कहीं आना जाना है तो मध्य प्रदेश से गुजरना रहता है। ऐसे में जब हमारे पास राजमार्गों की अच्छी स्थिति हो गई, राजमार्ग बहुत उन्नत हो गए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सभी रोडों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई थी। रेल की भी इसी प्रकार से है, हवाई यातायात की दृष्टि से भी आगे जा करके कार्गो की संभावना भी मध्य प्रदेश में बनती है। तो ये एक बड़ी संभावना है जिसके कारण से व्यापार व्यवसाय में मदद मिलेगी। दूसरी अलग अलग सेक्टर की हमारी संभावना, जैसे हमारे माइनिंग आधारित उद्योग है, तो माइनिंग की बहुत बड़ी अलग अलग प्रकार की मध्य प्रदेश की, और इस साल तो हमने माइनिंग के अलॉटमेंट में भी देश में नंबर 1 का पुरस्कार भारत सरकार से पाया है। तो साफ सुथरे ढंग से माइनिंग के सेक्टर को इंडस्ट्री से जोड़ करके और देश की सेवा में लगाना ये अपना उद्देश्य होना चाहिए। इसी प्रकार से स्किल सरलता से हो जाएगा, लेबर बहुत सस्ती है, लॉ एंड ऑर्डर का माहौल बहुत अनुकूल है, इसलिए केवल माइनिंग नहीं, अदर सेक्टर में जैसे रेडीमेड गारमेंट से लेकर के रोजगार परक सारे कामों के लिए, और फिर हमने अपनी सरकार ने प्रोत्साहन भी देने का निर्णय किया हर एक जगह हर व्यवस्थाओं में। तो स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्रियों को जो चाहिए, पानी, बिजली, सड़क, यातायात की व्यवस्था, लेबर, और कुल मिलाकर के सरकार की इन व्यवस्थाओं के प्रति सद्भावना, मुझे लगता है इसका लाभ मिलेगा। तो आपने स्किल की बात की और आपने रोजगार की बात की, दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिस पर केंद्र सरकार का भी बहुत फोकस है और वक्त की मांग भी है। तो आप लैंड आसानी से उपलब्ध करा रहे हैं, बिजली पानी दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई खास फोकस, कोई खास कार्यक्रम? इसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार एक निर्णय कर रही है कि जो एक तरह से बच्चे कॉलेज की डिग्री या स्कूल की डिग्री लेकर स्कूल से निकलते हैं, ऐसे में स्किल डेवलपमेंट के आधार पर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी भी मिल जाती है और उसके जीवन में बदलाव आता है। तो हमारे जो सरकार सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 8 से 10 हज़ार रुपया प्रति विद्यार्थी उसको देने जा रही है कि वो 6-8 महीने सीखे और उसको इंडस्ट्री से जोड़ करके सिखा रहा है, ताकि वहीं से वो अगर ट्रेंड हो जाता है तो 12-15 हज़ार से ऊपर की तनख्वाह के साथ में ही वो काम में भी अपने आप को जुड़ जाएगा। और उद्योगों में भी हमने इसी प्रकार से ये प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया है। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स अभी रोजगार परक इंडस्ट्री है, तो 4000 के लेबर के अगर वो इंडस्ट्री डलती है तो रेडीमेड गारमेंट्स में हम पर लेबर 5000 10 साल तक देने की गारंटी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि लेबर को भी इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि उसको लगातार काम मिलेगा, उद्योगपति को भी ये गारंटी दे रहे हैं कि उनके पास कभी लेबर की तकलीफ नहीं आएगी, और दोनों को मिलाकर के प्रदेश में रोजगार भी स्थापित कर रहा है और रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से प्रदेश और देश में अपने जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं। एक आपने कनेक्टिविटी का भी जिक्र किया और मैंने सुना हाल ही में आपने रीजनल एयर कनेक्टिविटी पे काफ़ी काम किया है, उसके बारे में थोड़ा देखिए। हमारा प्रदेश भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है, मैं मान के चलता हूँ जैसे इंडस्ट्री में खास करके एनर्जी सेक्टर में, थर्मल में और अन्य कारण से सिंगरौली का बहुत महत्व है, लेकिन सिंगरौली से भोपाल आने में लगभग हमको 18 से 20 घंटे लगते हैं, बाय रोड भी आते हैं, या बाकी रेल कनेक्टिविटी भी इसी प्रकार की 18-17 घंटे लगते हैं। अब एयर कनेक्टिविटी चालू कर दी तो 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो आज की स्थिति है कि हमने अपनी एयर टैक्सी चालू किए हुए 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन 2-2 महीने की वेटिंग चल रही है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये बड़े इसी प्रकार से हमने एविएशन में तीनों तरह से काम किया। हमारे धार्मिक पर्यटन कैसे अभी स्टार्ट किया है, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, इंदौर बेस और भोपाल बेस से, तो धार्मिक पर्यटन में भी एविएशन हेलीकॉप्टर सर्विसेज चालू की है। इसी के साथ साथ एयर एम्बुलेंस का भी हमने प्रयोग किया। एयर एम्बुलेंस अपने प्रदेश के अंदर कोई भी बीमार होगा, आजकल एयर एम्बुलेंस बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन ये अभी प्रदेश के लिए बड़ी बात थी जी। देश में पहली बार हमने प्रयोग ऐसा किया कि आयुष्मान कार्ड धारी है, अगर डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करेंगे कि इसको कहीं पहुंचाना है इस हॉस्पिटल में जहां उसकी अब आगे की चिकित्सा संभव नहीं है, उसकी जान बचाना है, तो उसको तुरंत लिफ्ट करके पहुंचाएंगे। जैसे अभी मैं आपको 8 दिन पहले का एक समाचार बताता हूँ। माइनिंग के एक बड़े अधिकारी पन्ना में रिटायरमेंट के बाद रहते थे, पति पत्नी दोनों घूमने जा रहे थे जी, और 5 बजे सुबह दोनों घूमते जा रहे हैं, ऐसे में अचानक एक ट्रक का एक्सीडेंट होता है, उस व्यक्ति का पैर के ऊपर से पूरा ट्रक निकल जाता है। पत्नी वहीं रहती, बिल्कुल बेहाल स्थिति में थी। अब पन्ना में ऐसा कोई ऐसा इलाज इतना अच्छी स्थिति में नहीं है कि वहीं उसको पैर काट करके बाकी इलाज ट्रीटमेंट मिल जाए।
तुरंत लिफ्ट कराया और उसका आज वो भोपाल बंसल हॉस्पिटल में बहुत अच्छे समय निकाल रहे हैं। ऐसे एक 5 माह के बच्चे को बचाने का एक रीवा से एक लिफ्ट, अरे रोज क्या ऐसे आप समाचार आ रहे हैं कि हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति की जान की कीमत है। ऐसे में एविएशन की इन सारी व्यवस्थाओं से और इनके माध्यम से जैसे एयर टैक्सी है, हेलीकॉप्टर सर्विसेज है या बाकी चीज़ों से हमारी कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा ही मिलेगा। आगे जा कर के इसका और प्रयोग करेंगे जिसका इंडस्ट्री सेक्टर में भी बड़ा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, नहीं ये बहुत काबिल तारीफ बात कहेंगे कि आपने जो एयर एम्बुलेंस का खास तौर पे उदाहरण देके बताया और उससे अगर इतनी जान हम बचा पा रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सीएम साहब, एक आप क्योंकि एक ऐसे प्रदेश से हैं और इनफैक्ट एक ऐसे शहर से भी हैं जहां धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक आधार वाला जो पर्यटन है उसकी बहुत गुंजाइश है, उस पर कुछ खास फोकस आप? देखिए, पर्यटन में तो इतनी संभावना है, पर्यटन के अब बहुत सारे अलग अलग शाखाएं हो गई है और हर एक में रोजगार की संभावना भी है, प्रदेश पे गर्व करने के मौके भी है और निवेशकों को भी बड़ा आय का एक अच्छा साधन मिल सकता है। उसमें धार्मिक पर्यटन की बड़ी संभावना है, इसलिए हमने अलग अलग देवस्थानों को जो धार्मिक पर्यटन का बढ़ावा देने वाले हैं उनके सबके विकास की विस्तृत प्लानिंग की हुई है। उसमें उज्जैन और ओंकारेश्वर तो ये 2 ज्योतिर्लिंग हमारे सामने है ही। शक्तिपीठ में भी हमारे यहाँ जैसे हरसिद्धि शक्तिपीठ है, लेकिन देवी शक्तिपीठ हो गए उपपीठ के माध्यम से, लेकिन बड़े पैमाने पे पीताम्बरा, दतिया, इनका भी, कटनी मेहर की माता जी, ऐसे बहुत स्थान है जहाँ पर हम इस पर काम कर रहे हैं। और सलकनपुर की माता जी वहाँ अपन विस्तृत रूप से कर रहे हैं। अमरकंटक ये सोन नदी का, नर्मदा जी का उद्गम स्थान है। भेड़ाघाट ये प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम उदाहरण है। ऐसे हर स्थान को विकसित करते हुए इस पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ा रहा है। फिर फॉरेस्ट हमारे यहाँ बहुत बड़ा उपलब्ध है। हेल्थ सेक्टर में भी बहुत अच्छी संभावना है। हेल्थ में आयुर्वेदा का जो सेक्टर है उसमें बड़ी संभावना, जैसे केरल को बहुत आगे बढ़ाया है, वो सब संभावना मध्य प्रदेश में भी है। जो केरल में नैसर्गिक सौंदर्य है वो हमारे यहाँ है। चूँकि आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे लंबे समय तक और बहुत पोटेंशियल मुझे लगता है मध्य प्रदेश में एजुकेशन हब बनने का, जैसे महाराष्ट्र में पुणे ने अपने आप को डेवलप किया, कुछ और शहर हैं, वो आपके विजन में कहीं है? निश्चित रूप से हमने ये कहा कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन की संभावना है उस पर सरकार इंसेंटिव दे, उनको बढ़ावा दे। इसलिए हमारे अलग अलग प्रकार से लैंड उपलब्ध कराना, बाकी और कई सारी चीज़ों में हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर के एजुकेशन की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश आगे बढ़े। जैसे एक जानकारी दूँ, 4 साल पहले तक हमारा जो GER था, सकल पंजीयक दर भारत सरकार की, उससे हम लगभग 5 पॉइंट पीछे थे। आज की स्थिति में हम भारत सरकार से आगे चले गए। तो ये जो नीचे ध्यान देने का जो लाभ मिलता है, जैसे आपने कहा, ऐसी हेल्थ में भी बड़ी संभावना। हेल्थ में भी तीनों सेक्टर में, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी, उन सभी में हम काम कर रहे हैं। चलिए, तो आपका दृष्टिकोण मुझे लगता है काफ़ी बृहद है और सारे सेक्टर्स को आप लेके चल रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि अब ये जो पूरा इन्वेस्टर समिट आप आयोजित कर रहे हैं, आप अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इसके ठोस रिजल्ट पे जा रहा हूँ। भगवान करेगा 100%, जैसे हमने GDP 5 साल में डबल करने की बात की, मैं निश्चित मान के चलता हूँ कि उसमें बहुत बड़ा उद्योगों का अपना रोल रहेगा। जी, धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत, और हम शुभकामनाएं देते हैं आपके इस इन्वेस्टर समिट के लिए और उम्मीद करते हैं कि अगली बार आपसे जब मुलाकात होगी तो कुछ और डिटेल में हम ये नई चीज़ों के बारे में निष्कर्ष कर पाएंगे। लेकिन जी, आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद और उम्मीद करेंगे कि आपके माध्यम से मध्य प्रदेश आपको यहाँ ये मान के चले गए आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर है और आपके माध्यम से लाभ मिलता है। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बातचीत कर रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से। अब इन्वेस्टर समिट की तरफ नजर रहेगी, किस तरह का उद्योग मध्य प्रदेश में बढ़ता है, किस तरह की और संभावनाएं निकल कर आती हैं, किस तरह के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे, ऑफ कोर्स क्योंकि हम CNBC आवाज पर बात कर रहे हैं, लेकिन आगे भी इस पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आपकी इजाजत लेंगे, नमस्कार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में हमले की निंदा की। बाइडेन ने कहा कि हम अपने इतिहास में बहुत हिंसा झेल चुके हैं। अमेरिका की सुलगती राजनीति के दौर में शांत रहने का वक्त है। ट्रंप पर रविवार सुबह पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक चुनावी रैली के दौरान हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गए। असॉल्ट राइफल से चली गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने 20 साल के हमलावर को तुरंत ढेर कर दिया। उसकी पहचान थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के तौर पर हुई है। फायरिंग में एक आम नागरिक की भी मौत हुई है।
FBI ने कहा है कि अब तक की जांच से संकेत मिलता है कि शूटर ने अकेले ही घटना को अंजाम दिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।